Welcome back, students. I have told you in previous class that we will meet with question answers, that is exercise, which is the last part and last section of your chapter, right? We are here with your exercise chapter 1, the living world, right? आशा है आप लोग बनाए होंगे क्वेश्चन आंसर, और अगर नहीं बनाए होंगे स्टूडेंट तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किया है, बट मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी सो दैट you will be comfortable with your question and how to write correct and proper answer in the board exams, as well as get your concepts cleared about your question asking pattern, right? अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन वाला आंसर्स को भी करते हैं स्टूडेंट, जो कि हम भूल जाते हैं नीट के प्रिपरेशन के दौरान, है ना, तो अगर हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं शुरू से ही, ठीक है, तो नीट में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज आपका कॉन्सेप्चुअल भी रेडी रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें मुझे क्या पॉइंट्स आंसर्स में डालना है, राइट? अगर आप पॉइंट वाइज आंसरिंग करते हैं, पॉइंट अच्छे से डाल के एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आपको पता होता है कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है और मुझे इसका कितने पॉइंट्स में आंसर देना है और वो क्या बेस्ट पॉइंट्स होंगे, तो आप उस बेस्ट पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखेंगे और समझ जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में भी उन्हीं बेस्ट पॉइंट से क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है वो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम के लिए वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, सब कुछ कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है? जैसे सन इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो सन इम्पॉर्टेंट है, मून उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह से चलिए, let us start our answering. Why are living organisms classified? तो ये पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासीफाई किया जाता है। तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आपने आंसर नहीं किया होगा। ये बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई इसलिए किया जाता है ताकि हम कम समय में ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। यहाँ पे हमने आंसर में लिखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स फाउंड ऑन अर्थ, दे डिफर इन साइज, शेप, कलर, हैबिटेट एंड मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो स्टडिंग ईच ऑफ देम इज इम्पॉसिबल। Thus, with the help of taxonomical aids, proper classification, nomenclature and identification is done to collect information about less organisms which enable us to know about whole taxon, right? अगर हम कम समय में ही, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो लिमिटेड होती है, उसी लिमिटेड लाइफ में हमें सबके बारे में सब कुछ जानना और बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वही आपसे पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा है। तो क्लासिफिकेशन का यही फ़ायदा है कि हम कम समय में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? ये पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा बदलता क्यों रहता है, यानी कि कल किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में डाला था, आज किसी और ग्रुप में डाल दिया, तो ऐसा क्यों होता रहता है? या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप हमने तैयार कर दिया ऑर्गेनिज्म का, अब इसमें नए नए इंक्लूड किए जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो आंसर में मैंने लिखा है, एज द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग रेगुलरली, न्यू स्पीशीज विथ न्यू कैरेक्टर्स आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, राइट? जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस हमेशा चेंज होता जा रहा है, हमेशा बदलता रहता है, इसी तरह से नई स्पीशीज़ नए नए कैरेक्टर के साथ इवॉल्व करती आ रही हैं। ऑल्सो न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स आर डेवलपिंग। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है कि टूल्स एंड टेक्निक भी नए नए डेवलप हो रहे हैं,
और थर्ड पॉइंट है बोथ दीज फैक्टर्स लीड टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा बदलता जाता है। तो आंसर है क्योंकि हमारा वातावरण बदलता जा रहा है, तो जीवों में भी परिवर्तन हो रहा है और नई नई प्रजातियां बनती जा रही हैं। साथ ही साथ हमने अपने टूल्स एंड टेक्निक को भी दिन रात डेवलप किया है। अब पहले जो माइक्रोस्कोप था अभी उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप और टेक्निक्स आ गई हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो कॉजेस कि यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म और नए कैरेक्टर्स खोजे जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा क्लासिफिकेशन सिस्टम बदलता रहता है, ये कभी एक जैसा नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। राइट, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आप वो अलग अलग कौन से क्राइटेरिया को चुनेंगे जिससे कि आप लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट सकें। ठीक है, मतलब कि आपको 5-6 आदमी दे दिए जाए और बोला जाए कि इन सबको अलग अलग ग्रुप में डालो, या 50 आदमी दे दिया जाए, बोला जाए कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में डालो, तो आप किस बेसिस पे उनको अलग करेंगे, है ना? कुछ बेसिस होना चाहिए ना। तो वही है, देयर आर फ्यू कॉमन क्राइटेरिया चूजन टू क्लासीफाई पीपल दैट वी ऑफन मीट आर सेक्स, यानी कि लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल के बेसिस पे बांट सकते हैं। सेकंड, कलर, यानी कि कुछ लोग गोरे होंगे, कुछ सावले होंगे, कुछ व्हीट कलर के होंगे, कुछ वाइट होंगे, कुछ ब्लैक होंगे, कुछ मतलब डिफरेंट कलर्स के होंगे, तो उनके स्किन के कलर के बेसिस पे भी उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। हाइट, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, मतलब टॉल एंड स्मॉल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। देन आफ्टर लैंग्वेज, लैंग्वेज भी है, क्योंकि बात करने का तरीका, कोई चाइनीज़ बोल रहा होगा, कोई इंग्लैंड का हो तो इंग्लिश बोल रहा होगा, कोई स्पेनिश बोल रहा होगा, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी हम लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर हेयर कलर, किसी का हेयर ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का वाइट होता है, किसी का रेडिश होता है, तो अलग अलग हेयर कलर पे भी हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है कि हेयर डिज़ाइन, किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं, किसी के स्मॉल हेयर होते हैं, किसी के लॉन्ग हेयर होते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, तो हेयर डिज़ाइन पे भी हम उन्हें अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। देन आफ्टर क्लोथ्स, उनके कपड़े पहनने के स्टाइल पे भी उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फिर है आई कलर, उनके आई कलर को देख के किसी का ब्लू होगा, किसी का ब्राउन होगा, किसी का रेडिश होगा, किसी का ग्रीनिश होगा, किसी का ब्लैकिश होगा, तो डिफरेंट कलर्स होंगे आई के, तो उस बेसिस पे भी। एंड देन आफ्टर एजुकेशनल लेवल, कोई मास्टर्स कर रहा होगा, कोई पीएचडी, कोई बीएससी, कोई एमएससी, कोई आपकी तरह इंटरमीडिएट में, कोई आपसे छोटा 10th लेवल पे, कोई 9th में, कोई 8th में, तो हम इस लेवल पे भी लोगों को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल आंसर था, ये भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि हम क्या सीखते हैं अगर हम बांटने जाते हैं इंडिविजुअल को और उसके ग्रुप को। यानी अगर हम इंडिविजुअल से सीखते हैं तो हम उनसे क्या जानकारी ले सकते हैं, और वही उनके ग्रुप में हम उनको देखते हैं तो उनसे हम क्या जानकारी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे खुद को देखिए, खुद को, कि अगर आप अकेले बैठे हैं तब आप कैसे हैं, और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ग्रुप में बैठे हैं तब आप कैसे हैं। तो डिफरेंस तो दिखता है ना स्टूडेंट। जब आप अकेले होते हैं तो एकदम सिंपल से चुपचाप मोबाइल में अपने लगे होंगे, सिंपल होंगे, लगेगा कितना शांत है। और जैसे ही फ्रेंड्स का ग्रुप आएगा आप में उछल धक्का शुरू हो जाएगा, यानी आप एक दूसरे को टीज करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे, कुछ खाने लगेंगे, कुछ गाने लगेंगे, मतलब एनीथिंग। तो वहाँ पे आप कुछ अलग दिखेंगे, लगेगा ही नहीं कि यही वो इंसान था जो अकेला था तो ऐसा था, और जब वो अपने पॉपुलेशन में गया तो ऐसा था। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आपको कह रहा है कि आप इंडिविजुअल से क्या सीखते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिज्म से क्या, उनके ग्रुप के पॉपुलेशन से क्या सीखते हैं। ठीक है, जब इंडिविजुअल ग्रुप में होते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है, राइट। तो यहाँ लिखा है मैंने आंसर में कि फ्रॉम इंडिविजुअल वी लर्न अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस लाइक कलर, बॉडी डिज़ाइन, हाइट, हेयर, etc. बट
हेयर्स नहीं होगा स्टूडेंट, हेयर etc, but from population will learn about the language, behavior and interaction patterns. ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेला होगा तो हम उसको देख के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब उसका स्किन कलर क्या है, उसका बॉडी डिज़ाइन क्या है, वो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो लड़का है लड़की है, वो उसका हाइट क्या है, उसका हेयर क्या है, हेयर स्टाइल क्या है. मतलब इस तरह से हम इंडिविजुअल को देख के इतनी सारी जानकारी ले सकते हैं. बट जब वो अपने ग्रुप में होता है तो हम उसके लैंग्वेज को भी सुन सकते हैं, यानी उसके बात करने के स्टाइल से हमें पता चल जाएगा कि ये किस जगह का है, कौन सी कंट्री इसका नेटिव प्लेस है, तो हम लोग वहाँ से जान सकते हैं ये चीज़. देन आफ्टर हिज बिहेवियर, यानी कि वो अपने ग्रुप में कैसा बिहेवियर करता है, क्या वो शाई है, क्या वो झगड़ालू है, क्या वो बहुत ही अच्छा है, तो ये हमें बिहेवियर पता चलता है. और इंटरैक्शन पैटर्न, यानी वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, तो ये भी हमें पता चलता है पॉपुलेशन से. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. सेकंड पॉइंट है द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल or its entire population helps in the identification of similarities and dissimilarities among the individuals of same kind or between different types of organisms. तो यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट कि अगर हम इंडिविजुअल और उसके पॉपुलेशन दोनों को एक साथ देखते हैं और दूसरे पॉपुलेशन को भी साथ में देखते हैं, तो हम इन सब के बीच में सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल कौन से ग्रुप का होगा और कौन से पॉपुलेशन में जाएगा. यानी कि हम कैरेक्टर्स को पॉपुलेशन में और ज़्यादा काउंट कर सकते हैं. यानी हमें जब हमें पॉपुलेशन देखने को मिलेगा तो हम उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल से हम कम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इट हेल्प्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन दी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, यानी हम उन्हें कैरेक्टराइज भी कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. हो गया फोर्थ. देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन नंबर. गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो. आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका. यहाँ पे आप स्टूडेंट देखिएगा थोड़ा गौर से, क्योंकि यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका दोनों ही लिखा हुआ है. तो हमें पता है कि मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका है, लेकिन वो जो नाम लिखा है स्टूडेंट, वो नाम लिखने के स्टाइल से पता चलेगा कि एक रॉन्ग है और एक दूसरा जो है वो राइट है. तो हमने जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था पिछले क्लासेस में, तो हमने ये देखा था कि जब भी कोई बायोलॉजिकल नेम लिखा जाएगा तो वो दो वर्ड्स का बना होगा, एक जीनस दूसरा स्पीशीज़. जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और स्पीशीज़ हमेशा स्मॉल लेटर से होगा. जो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो सेकंड लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, वहाँ पे कैपिटल लेटर में मैंजीफेरा लिखा है और इंडिका को स्मॉल लेटर में लिखा है. जबकि फर्स्ट नेम में हम देखते हैं कि एम भी कैपिटल और आई भी कैपिटल, तो ये रॉन्ग है और सेकेंड वाला करेक्ट है. साथ ही साथ जो नेम होना चाहिए वो लैटिन में होता है, इसलिए उसके लिखने के तरीका में जब वो प्रिंट होता है तो उस वक्त वो इटैलिक पैटर्न में होना चाहिए. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका जो है स्टूडेंट वो इटैलिक पैटर्न में है, यानी टेढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बेंडेड है ऑब्लिकली. ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से पहचान सकते हैं कि यही जो बॉटैनिकल या जूलॉजिकल नेम होगा. और बस यहाँ पे स्टूडेंट यही ध्यान दीजिएगा कि स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी स्मॉल लेटर होना चाहिए और जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए स्टूडेंट. तो यहाँ पे आंसर में मैंने उसको लिखा है जो मैंजीफेरा इंडिका है, जो करेक्ट वाला है वो आंसर आ गया. और नीचे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया है कि इन बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर द जेनेरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो कि आपको मैंजीफेरा में एम दिख रहा है, whereas द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर दैट इज आई इंडिका. ठीक है, तो यहाँ पे ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया हमारा. अब हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. ठीक है, ये क्या कहता है कि डिफाइन ए टैक्सॉन, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स.
यहाँ पे आपको बोल रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे आप टैक्सॉन को डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज टैक्सॉन, और उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल देके टैक्सॉन को डिफरेंट हायरार्किकल लेवल पे क्लियर कीजिए। यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ईच यूनिट और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टैक्सॉन, इट रिप्रेजेंट्स ए रैंक। For example, the basic level of classification is the species followed by genus, family, order, class, phylum or division and kingdom in ascending order। यानी सबसे नीचे genus, सबसे पहले species, then genus, then family, then order, then phylum, then class, phylum or division and kingdom। The highest level of classification is known as kingdom। So each of these categories can be called as taxon। यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि यहाँ पर जो बेसिक होगा, यहाँ पर स्टूडेंट आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हर पॉइंट को जब आप बोर्ड में आंसर लिखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी आंसर पैराग्राफ राइटिंग ना हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, हमेशा पॉइंट वाइज आंसरिंग कीजिए, ठीक है। पॉइंट में आंसरिंग करिएगा, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, बहुत मार्क्स मिलेगा, डिफरेंस आ जाएगा आपके मार्किंग में, राइट। हमेशा पॉइंट वाइज आंसरिंग कीजिएगा। पॉइंट वाइज आंसरिंग टीचर जो चेक करते हैं कॉपी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो सीधे सीधे आपके मार्क्स को काउंट करते हैं आपके पॉइंट से, राइट। जितना पॉइंट, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर आपने उतने पॉइंट्स लिखे हैं, बल्कि एक दो ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं, तो आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जा रहा है, फुल ऑन फुल मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। तो आप पॉइंट वाइज आंसरिंग कीजिए, इवन इन हिंदी और इन इंग्लिश, राइट। साइंस में तो मस्ट है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट हमने दिया है इस आंसर को। यहाँ पे बताया गया कि जो एक एक कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, उसको टैक्सॉन कहा जाता है, इसे रैंक भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ आपको मैंने वीडियो में टैक्सॉन और टैक्सा के बारे में बता दिया था कि टैक्सॉन क्यों यूज़ होता है और टैक्सा क्यों यूज़ होता है, आपको शायद याद होगा, प्लूरल एंड सिंगुलर के लिए। और यहाँ पे बताया गया कि सबसे नीचे स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड सबसे ऊपर किंगडम होता है। जो हाईएस्ट लेवल है वो किंगडम है, जो लोएस्ट लेवल है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। और इन सबको टैक्सॉन कहा जाता है। आप ही इसी क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इतना बात था टैक्सॉन के लिए। नेक्स्ट था कि गिव सम एग्जाम्पल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। तो यहाँ पे हमने टैक्सा को, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है बॉक्स में, उसी को हमने यूज़ किया। हमने 2 ऑर्गेनिज्म लिया, एक मैन और एक मैंगो, एक एनिमल और एक प्लांट, ठीक है। मैन, मैंगो एकदम एक जैसा मिलता जुलता, बट डिफरेंस तो आपको पता ही है, एक आदमी और दूसरा आम, ठीक है। आम, आम आदमी, आम और आदमी, ठीक है। तो ये दोनों का हमने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्पीशीज़ क्या है, तो सैपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मैमालिया, फाइलम कॉर्डाटा एंड फाइनली किंगडम एनिमालिया। तो ये हमारी हायरार्की हो गई एक ऑर्गेनिज्म की। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो मैंगो है, आम, उसका भी हमने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका इनकी स्पीशीज़ है, मैंजीफेरा जीनस है, फिर फैमिली इनकी एनाकार्डिएसी है, सैपिनडेल्स इनका ऑर्डर है, डाइकोटिलेडनी इनकी क्लास है और फाइलम इनका जो है वो एंजियोस्पर्मी है और इनका किंगडम प्लांटी है, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर फुल ऑन कंप्लीट होता है। अगर ये 3 मार्क्स का होगा तो कहीं मेरे मार्क्स नहीं जा रहे, 4 मार्क्स का होगा तो कहीं मेरा मार्क्स नहीं जा रहा। साथ ही साथ अगर ये बाई चांस अगर ये नीट में पूछ दिया इसमें से कुछ भी, तो मेरा मार्क्स नहीं जा रहा। तो इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन को, साइंस के क्वेश्चन को साइंटिस्ट बन के सॉल्व करिए, तब इंटरेस्ट आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, राइट।
ये क्वेश्चन है कि क्या आप यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बता सकते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिया है A, B, C। ठीक है, हम थोड़ा सा सांस लेके आराम से यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। A नंबर में सबसे पहले दिया स्पीशीज, फिर उससे बड़ा ऑर्डर, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो देखने से तो ठीक ही लग रहा है कि सबसे छोटा वाला पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। B नंबर में आते हैं जीनस, और यहाँ पे उसने गलती कर दी, स्पीशीज नहीं, स्पीशीज हमेशा जीनस से पहले होना चाहिए, क्योंकि स्पीशीज तो बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की, तो स्पीशीज पहले होना चाहिए, देन जीनस, देन ऑर्डर, देन किंगडम, राइट। तो बी नंबर तो गलत है। सी नंबर पे आते हैं, यहाँ पे स्पीशीज है, फिर जीनस है, फिर ऑर्डर है, फिर फाइलम है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, एकदम सही है। तो यहाँ पे मेरा पूछ रहा है क्वेश्चन कि कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, राइट। तो यस, आई कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। The correct sequence is both A and C represent correct sequences of taxonomic categories, as the correct hierarchical arrangement of taxonomic category in ascending order is species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. In sequence B, species should have been followed by genus. Therefore, it does not represent the correct sequence. Correct, student? ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, इसी तरह से आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। किसी के बात में मत जाइए, कोई क्या बोलता है, हाँ इतना ही पढ़ लो, उतना ही पढ़ लो, नहीं। मैंने कहा NCERT कंप्लीट मीन्स कंप्लीट। नीट के लिए अगर कोई कहता है कि NCERT पढ़ लो लाइन बाय लाइन, तो हो जाएगा लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन में उसका समरी पार्ट भी आता है और उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आता है, जो कि कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ वो आपसे वो नहीं करवाते, जबकि इसमें मुश्किल से आपको 1 घंटे का ही टाइम लगेगा। बहुत टाइम नहीं लगता है कि हाँ इतना लग रहा है ये वो। अरे 1 घंटा अगर आपने दिया उस चैप्टर को फाइनल एनालाइज करने के लिए, तो वही तो आपका होल एंड सोल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे वो तो है ही, वो तो करना ही है, लेकिन 10% रोल इसका भी है, 20% रोल इसका हो सकता है। अगर आपने चैप्टर के हर क्वेश्चन आंसर को किया है, तब आप समझिए कि आपने होल एंड सोल कंप्लीट किया NCERT को। आप कहेंगे क्यों नहीं हुआ मेरा, मैंने तो होल एंड सोल पढ़ा था NCERT, फिर भी मुझे अच्छा रैंक नहीं आया, मार्क्स कम आ गए। नहीं, क्योंकि इसीलिए तो नहीं आया, क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर को 11th-12th में ही किया था, उसके बाद आपने किया नहीं। जब आप नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इनके क्वेश्चन आंसर को करिए। जब भी आप चैप्टर बनाएंगे, चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन पूछता है 10, 12, 15 क्वेश्चन ही होते हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए और इसी तरह से पॉइंट वाइज आंसरिंग कीजिए, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे उस वक्त आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपना आंसर पढ़ते चलिएगा और आपका एक नोटबुक रेडी रहेगा आपके नीट के समय रिवीजन के लिए, जहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिटन होंगे ऑलरेडी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स फॉर द वर्ड स्पीशीज। यहाँ पे कह रहा है कि चलो हम लोग पता करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जितना भी आजकल स्पीशीज का डिफिनीशन चल रहा है, मीनिंग चल रहा है, वो पता करते हैं। सेकेंड, डिस्कस विथ योर टीचर, मतलब कि मेरे साथ डिस्कस कीजिए द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे हमें बहुत फोकस करना होगा और पॉइंट वाइज आंसरिंग करना है। तो पहले तो हम स्पीशीज़ का जो अलग अलग डिफिनीशन चल रहा है वो देखते हैं। तो आंसर है मेरा, इन बायोलॉजिकल टर्म्स स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, राइट। ये तो आप 100% जान गए होंगे अगर आपने मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। तो it can be defined as a group of similar organisms capable of interbreeding freely among themselves
under natural conditions to produce fertile offsprings, right? offsprings जो produce होगा वो fertile होना चाहिए student, ठीक है? चलिए next है species can also be defined as a group of individuals that share the same gene pool. gene pool ये क्या है? ये नया word है student, gene pool, ठीक है? इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे. जीन पूल मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का सारा जीन और उसके पॉपुलेशन का भी सारा जीन, तो सब मिला के एक साथ कहलाते हैं जीन पूल. फिलहाल के लिए आप इतना ही समझेंगे. यानी कि पूरे पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन कब बनता है? जब एक जैसे इंडिविजुअल एक जगह पे होते हैं, मतलब कि एक तरह की स्पीशीज़ होती है वहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन. तो एक तरह की स्पीशीज होगी तो ऑब्वियसली सेम जीन पूल ही तो होगा. तो वही है, स्पीशीज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट शेयर द सेम जीन पूल, ठीक है? नेक्स्ट है ए बैक्टीरियल स्पीशीज इज अ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म. अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस विथ योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया. तो हम पहले बैक्टीरिया को देखते हैं. एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, आगे भी करेंगे उसको. थोड़ा सा बैक्टीरिया. ए बैक्टीरियल स्पीशीज इज अ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है? विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और a group of organisms that resemble one another closely in the most important features of their organization. यानी कि बैक्टीरियल स्पीशीज़ हम किसे कहेंगे? तो वो बैक्टीरिया का वह समूह जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो बहुत ज़्यादा एक जैसे होंगे, यानी उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे. यानी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कुछ खास जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है. तो वो जो खास कैरेक्टर होगा वो उन सभी ऑर्गेनिजम्स में होगा, तो वो कहलाएगा बैक्टीरियल स्पीशीज़. अब आगे बढ़ते हैं. Species were often defined solely by such criteria as host range. यानी क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए एक जैसे स्पीशीज में? तो यहाँ उनका होस्ट रेंज जो होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए. पैथोजेनिसिटी यानी वो जो बीमारी फैला रहे हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए. और एबिलिटी टू प्रोड्यूस गैस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ अ गिवन शुगर. और या फिर जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे कि वो शुगर को फर्मेंट करते हैं उस वक्त वो कौन सी गैस बना रहे होते, कितनी बना रहे होते, तो वो ये सब जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है ना बैक्टीरिया का, वो अगर उन सभी बैक्टीरिया में, उस समूह के सभी बैक्टीरिया में एक जैसा होगा तो वो एक स्पीशीज़ के कहलाएंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट कॉज्ड प्लांट डिजीजेज वेर ऑफन डिफाइंड बाय द प्लांट फ्रॉम विच दे वेर आइसोलेटेड. यानी कि वो बैक्टीरिया जो किसी बीमारी को कॉज कर रहा है किसी प्लांट में, ठीक है, तो अगर उसी प्लांट से वो निकाला गया है, उसी प्लांट में वो जो बीमारी फैला रहा था, जो डिजीज़, वहाँ से अगर उसको निकाला गया है, ठीक है, तो उसको तो उसी नाम से जाना जाता है. जैसे साइट्रस कैंकर, नींबू में एक बीमारी होती है तो हम उसे साइट्रस कैंकर उस बीमारी को कहते हैं. और ज़ैंथोमोनास साइट्री उस बैक्टीरिया का नाम पड़ जाता है क्योंकि साइट्री मीन्स साइट्रस. तो वही आपको ये कह रहा है. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट कॉज्ड प्लांट डिजीज were often defined by the plant from which they were isolated. Also each new Salmonella serotype that was discovered was given species status. और कुछ और भी बैक्टीरिया जैसे कि सिमिलर सेरोटाइप से जो आते हैं, ये सेरोटाइप क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे. तो साल्मोनेला के बारे में बता रहे हैं कि वो भी अगर मिलता है, एक तरह का होता है, एक जगह से मिलता है, तो उसे भी हम
स्पीशीज का स्टेटस देते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विदिन ए जीनस आर डिजाइंड बाय, एक जीनस के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है आर डिजाइंड बाय बायोकेमिकल एंड अदर फेनोटाइपिक क्राइटेरिया एंड बाय डीएनए रिलेटेडनेस विच ग्रुप्स strains on the basis of their overall genetic similarity belong to one species। यानी कि यहाँ कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विद इन अ जीनस, ठीक है, आर डिजिग्नेटेड बाय, कैसे, तो बायोकेमिकल एंड अदर फेनोटाइपिक क्राइटेरिया, ये सिमिलर होनी चाहिए, एंड बाय डीएनए रिलेटेडनेस, ठीक है, डीएनए कितना मिलता जुलता है उनका, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने मिलते जुलते हैं, उनमें कितना रिलेटेडनेस है, डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज़ कितनी है, वो चीज़ यहाँ पे उनको एक स्पीशीज़ का बनाने में मदद करती है। विच ग्रुप स्ट्रेन्स, ठीक है, ग्रुप में जो स्ट्रेन होता है, पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल जेनेटिक सिमिलैरिटी, ओवरऑल जेनेटिक सिमिलैरिटी कितनी है, अगर वो बिल्कुल सिमिलर हैं तो वो एक ग्रुप के माने जाएंगे, उनकी स्पीशीज़ वन स्पीशीज़ कहलाएगी। बैक्टीरिया के केस में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। स्पीशीज़ आर आइडेंटिफाइड in the clinical laboratory which by morphological traits and biochemical tests, some of which are supplemented by serologic assessments। यानी कि ब्लड टेस्ट हो गया या बायोकेमिकल टेस्ट हो गया या कोई डिजीज़ का टेस्ट हुआ या फिर इनके मॉर्फोलॉजी, इनका स्ट्रक्चर, इन सब का टेस्ट हुआ, चेक हुआ, कैरेक्टर्स पता किए गए और सभी एक जैसे मिलते जुलते पाए गए, तो ये एक स्पीशीज़ के माने जाते हैं। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स और बायोकेमिकल टेस्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलैरिटी आएगी वो, और साथ ही साथ सीरोलॉजिकल असेसमेंट में जो भी इनका मिलेगा, यानी कि जो भी इनके बारे में जांच में ये सिमिलैरिटी पाई जाएगी तो ये स्पीशीज़ को डिफाइन करेगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल को मेंशन किया है, जैसे प्लांट स्पीशीज़ में तो आपको अच्छे से पता है, सोलेनम का अगर हम लेते हैं जीनस तो ट्यूबेरोसा, मेलॉन्जेना एंड निग्रम 3 स्पीशीज़ आती हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, वहीं से मैंने ये आंसर्स उठाए हैं, बिकॉज मुझे एनसीईआरटी को ही इंक्लूड करना है आपके आंसर में, ताकि आपको पता चले कि आपको दूसरी कोई बुक एक्स्ट्रा लोड लेके नहीं पढ़नी है। एनिमल स्पीशीज़ में भी पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा पार्डस है, जो पैंथेरा जीनस का है, और इनके 3 अलग अलग स्पीशीज़ हो गए, पार्डस, लियो एंड टिग्रिस। ये कौन सा एनिमल है ये आपको पता है स्टूडेंट। और बैक्टीरिया में भी इसी तरह से काफ़ी सारे स्पीशीज़ का मैंने नाम लिखा है, जैसे हीमोफिलस स्पीशीज़, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाइसेरिया स्पीशीज़ और बैसिलस का हो गया। इस तरह से बहुत सारे अनेकों नाम मैंने यहाँ पे आपको दिया है, जिसमें से आप 2-3 नाम भी अगर याद रखेंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आंसर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट था स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपका 9th है। यहाँ पे सिंपल है, ये डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टर्म दिया है, जिसे हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है, तो उसी में से हमने आंसर को भी किया है। जैसे फाइलम, फाइलम इज सेकेंड हाइएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जस्ट आफ्टर किंगडम। It includes one or more related classes of animals. Example chordata, mollusca, arthropoda, ये सभी फाइलम हैं अलग अलग। इन प्लांट में फाइलम वर्ड यूज़ नहीं करते, तो इन प्लांट इंस्टीड ऑफ फाइलम द टर्म डिवीजन इज यूज्ड, जैसे कि एग्जाम्पल में डाइकोटिलेडनी। नेक्स्ट आते हैं क्लास। क्लास क्या है? तो क्लास इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। एग्जाम्पल मैमालिया which include orders like Primata, Carnivora। प्राइमाटा में मैन आ गया, कार्निवोरा में लायन, टाइगर, डॉग, कैट सभी आ गए, जो सभी क्या है, मैमालिया क्लास में आते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप containing one or more related genera।
तो फैमिली में क्या होता है कि ये ऐसा टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें एक या एक से अधिक एक जैसे जेनेरा होते हैं, जैसे होमिनिडी फैमिली, इसमें कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो एप्स, मॉन्की एंड मैन। प्लांट में अगर फैमिली देखें तो सोलानेसी है, एनाकार्डिएसी है, बहुत सारी अलग अलग फैमिलीज हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप containing one or more families, यानी कि एक ऑर्डर में कई सारी फैमिलीज होती हैं, वन और मोर फैमिलीज होती हैं, जैसे कि कार्निवोरा ऑर्डर में कार्निवोरा ऑर्डर है एनिमालिया का, फिर और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें से हमने एग्जाम्पल में मेंशन किया है। फिर पॉलीमोनियल्स है प्लांट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा जीनस। जीनस में क्या है? जीनस इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ पे डिफिनीशन बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बस नेक्स्ट के बारे में कह देना है कि हाँ उससे मिलके बना हुआ, यानी जो प्रीवियस रहता है हायरार्कियल लेवल में उसी के ग्रुप को नेक्स्ट वाला कहते हैं। जैसे कि स्पीशीज के ग्रुप को जीनस और जीनस के ग्रुप को फैमिली कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे प्लांट्स में क्या है, तो सोलैनम जीनस लिया है जहाँ पे निग्रम, मेलॉन्जेना एंड ट्यूबरोसम 3 अलग अलग स्पीशीज इंक्लूडेड हैं। एनिमल में पैंथेरा लेते हैं तो टिग्रिस, लियो, पार्डनस और बहुत सारा अलग अलग इसमें स्पीशीज आएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल आंसर था और बहुत ही अच्छे से बनाया गया था। स्टूडेंट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसी तरह से आंसरिंग करने की कोशिश कीजिएगा। हाउ, नेक्स्ट 10th नंबर, हाउ इज़ अ की। यहाँ पे की से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, की बड़ा ही छोटा सिंपल प्यारा सा वर्ड है लेकिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मीनिंगफुल है। हाउ इज़ अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि की जो है वो किस तरह से हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स का, उनको पहचानने में और उनको क्लासीफाई करने में। तो की आंसर में मैंने लिखा है की इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। These keys are based on similarities and dissimilarities generally in a pair of contrasting characters called couplet। ठीक है, सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज दोनों होती है कीज में लिखा हुआ, जिन दोनों को एक साथ पेयर में कहते हैं कपलेट। और हर एक ईच स्टेटमेंट इन अ टैक्सोनॉमिक की इज रेफर्ड टू एज अ लीड फॉर कैटेगराइजिंग each taxonomic rank such as family, genus, species, etc. Different keys are used. It is also useful in identification of unknown organisms. Keys are of two types, indented and bracketed. Indented key provides a sequence of choices between two or more statements, while in bracketed key a pair of contrasting characters are used. तो इतनी सारी बातें आपको बताएंगी की के बारे में जो कि सभी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह से पॉइंट वाइज आंसरिंग कीजिएगा ताकि आप उनको पॉइंट में याद करके रख सकें। अलग अलग कलर स्टूडेंट इसलिए यूज़ किया गया है सो दैट कभी कभार कलर भी हमें याद करने में हेल्प करते हैं। यानी कि आप कलर्स अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको याद आएगा कि अरे इसी कलर का वो पॉइंट था, वो कौन सा पॉइंट है वो मिस कर रहे हैं, रेड कलर में लिखा था या फिर ब्लू में लिखा था या ग्रीन में लिखा था। तो कलर से भी हम याद करते हैं अपने किसी पॉइंट को। 11th क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लांट एंड एन एनिमल। यहाँ पे सिंपल आपको पहले तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होता है वो पूछ रहा है, बताने को बोल रहा है, और देन आफ्टर एक कुछ एग्जाम्पल मांग रहा है जो प्लांट और एनिमल का होगा। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ द biological classification either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. Each of this level of the hierarchy is called the taxonomic category or rank. In this hierarchy, species is present at the lowest level whereas kingdom is present at the highest level. और उसके बाद हमने हायरार्की बनाया जैसे कि नीचे से स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम।
यहाँ पे मेरा पूरा इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वाला बात जो था ये इतना दूर में स्पष्ट हो गया। अब आगे पूछ रहा है विद सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे आपसे एक प्लांट और एक एनिमल को कह रहा है कि डिस्क्राइब कीजिए। तो हमने जो पहले एक क्वेश्चन को किया था सॉल्व, जहाँ पे हमने मैन एंड मैंगो को लिया था, हमने यहाँ पे भी उसी आंसर को लिया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए 2 बार, है ना। तो यहाँ पे आप उसी आंसर को अगर 2 बार लिखते हैं तो आपको याद करने में आराम मिलेगा और आप फास्ट याद करेंगे। यानी यहाँ पे भी हमने मैन और मैंगो, एनिमल में मैन और प्लांट में हमने मैंगो को लिया और उसका पूरा हायरार्कियल सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे क्लियर किया है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो भी मेरा 11 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। वी हैव ऑल finished all 11 questions. Right now we are moving towards related NEET objective questions, right? NEET के previous year के questions में से कुछ questions हमने चुन के यहाँ पे रखा है जो previous year में पूछे जा चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से। कुछ मिस हो गए होंगे बट कुछ हमने यहाँ पे रखा है, तो ये आपको यहाँ पे ये इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से यानी कि अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया डिस्क्रिप्टिव वाले, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव वाले। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वेश्चन का माइंड होना चाहिए, लाइक कि नेवर जंप क्विकली टुवर्ड्स द आंसर, फर्स्ट रूल। द सेकेंड रूल, don't ever stick with a single option, right? कि क्वेश्चन देखा नहीं और तुरंत स्टिक कर गए कि यही आंसर होगा और तुरंत टिक लगा के और चल दिए, नहीं। थोड़ा सा हम सोचेंगे, समझेंगे, राइट। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है खुद से, और तब ऑप्शंस को देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर इज। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन डील करने की टैक्टिस बता रही हूँ, राइट। कि यहाँ पे आप मतलब आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का माइंड कैसा होना चाहिए। ये कोई गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं होता है स्टूडेंट, इसे बनाना पड़ता है। बहुत बार फेलियर होने के बाद समझ में आता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उसके बाद हम कंटिन्यूअसली सक्सेस पाते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, राइट। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने 5 रूल देखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नीचे बता रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आप नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स को जानते हैं और उनमें से कौन सा यहाँ पे जो लिखा हुआ रूल्स है उसमें से कौन सा वो रूल नहीं होगा, यानी कौन सा गलत है यहाँ पे लिखा हुआ। यानी कि कोई 3 रूल जो होंगे वो करेक्ट लिखे गए होंगे स्टूडेंट, और कोई एक रूल जो नीचे लिखा होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो हमें माइंड में पहले नॉमेनक्लेचर के रूल को याद कर लेना है, ठीक है। याद आ रहा है हमें कुछ? हाँ, नॉमेनक्लेचर का रूल क्या होता है, तो ये लैटिन में होता है, इटैलिक में लिखा जाता है, अगर हैंड रिटन होता है तो अंडरलाइंड होता है। जीनस होता है पहला, दूसरा स्पीशीज़ होता है वर्ड। जीनस कैपिटल लेटर से होता है, स्पीशीज़ स्मॉल लेटर से होता है। तो और उसके बाद ऑथर का भी नेम कभी कभार लिखा होता है। तो इतनी बातें हमें दिमाग में आ गई। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, राइट। इसमें आपका कोई भी टाइम नहीं जा रहा है स्टूडेंट, समय बहुत ज़्यादा दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हमें 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, 70% क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कहीं भी अच्छा रैंक लाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो हम हमेशा 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ रहेंगे। इस वजह से हम अपने टाइम को थोड़ा सा सोचने पे भी अपने टाइम का यूज़ करेंगे। और अभी हम कोई एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, अभी हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ गए, अपना पूरा रूल याद कर लिए। फिर अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट है फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, सही है।
एंड सेकेंड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, ये सही है, यानी फर्स्ट पॉइंट राइट है, ठीक, करेक्ट। बी पे चलते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या ये सही है? नहीं, हमने तो पढ़ा था कि लैटिन ही यूज किया जाता है, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, no new words are going to be discovered in this language because it is not in general use, that's why only Latin is used। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि biological names can be written in any language। नहीं 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 नहीं, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। I think यही गलत आंसर होगा। I just think, right? आप भी बस थिंक ही करना, अभी जंप मत करना और स्टिक मत होना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। When written by hand, the names are to be underlined, very right। जब हाथ से हम नाम को लिखते हैं, कोई भी बोटानिकल जूलॉजिकल नेम, तो उसे अंडरलाइन करना पड़ता है, ये सही है। फोर्थ है नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ये भी सही है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो होगा वो यही होगा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और यही है कि कॉन्ट्रैरी टू द रूल हमें यहाँ पे खोजना था ना, कॉन्ट्रैरी टू द रूल। कॉन्ट्रैरी टू द रूल का मतलब क्या हो गया कि गलत, है ना, तो गलत क्या हो गया मेरा, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, कितना इजी था ना, हमने पढ़ा और आंसर सॉल्व किया, क्योंकि हमने अपने 4 वीडियोस को काफ़ी केयरफुली पढ़ा है और केयरफुली एनसीईआरटी को हमने सॉल्व किया है। इस वजह से हमने नीट 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 4 मार्क्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैच कॉलम 1 and 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड प्रोवाइडेड बिलो। अच्छा, यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 में ABCD, कॉलम 2 में ABCD, और नीचे में मिलाया गया है कि A का 1 है, B का 2, C का 1, D का 3, तो ये क्या सही है, क्या ये सही है, क्या ऐसे ही, ऐसे करके आपको सिंपल मैच द कॉलम करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं, फैमिली है, डिप्टेरा, ऑर्थ्रोपोडा। हमें सबसे कॉमन वर्ड मिला ऑर्थ्रोपोडा, राइट। ऑर्थ्रोपोडा क्या होता है, फाइलम, है ना, जैसे मोलस्का वैसे ही ऑर्थ्रोपोडा फाइलम। तो यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा मिल गया, तो ये फाइलम से क्लियर, ये मिल गया, मैच कर गया मेरा, ठीक है। अब हम आते हैं क्लास, ठीक है ना स्टूडेंट, हम आते हैं क्लास, यानी कि मेरा जो सेकेंड C नंबर है, C नंबर पे हम आते हैं अगर स्टूडेंट, तो C नंबर पे मेरा जो है वो क्लास इंसेक्टा होना चाहिए, क्योंकि इनका क्लास जो होता है स्टूडेंट वो इंसेक्टा होता है। तो यहाँ पे मेरा ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया, है ना, तो क्लास भी इनका इंसेक्टा हो गया। अब इनकी फैमिली AE, जब भी वर्ड लास्ट में AE लग जाए तो वो फैमिली, जैसे सोलानेसी, एनाकार्डिएसी, मसीडी, फेलीडी, ठीक है, तो ये बताता है कि ये फैमिली ही होगा। तो यहाँ पे आपको याद करने लायक कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको पहले से ही याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है ये, ठीक है। तो मसीडी जो है वो अगर फैमिली है तो मेरा इसके साथ मैच कर गया मसीडी। अब आता है हमारा यहाँ पे, है ना, ये कलर तो बच गया मेरा क्या, ऑर्डर, और वो ऑर्डर किससे मैच कर जाएगा, तो डिप्टेरा। तो डिप्टेरा ऑर्डर मैच कर गया, यानी हमने देखा कि फैमिली मसीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा मेरा मिल गया। तो अब जब मेरा ये कॉलम बन गया ऐसे ऐसे क्रॉस करके, तो उसे हम फाइनली इस सिस्टम में ढूंढेंगे कि वो कौन सा A है, B है, C है, D है, कौन सा ऑप्शन है जो हमें करेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो अगर हम A पे चलते हैं तो A नंबर जो है फैमिली वो 1 यहाँ बता रहा है, तो डिप्टेरा ये गलत हो गया, यहीं पे रॉन्ग हो गया। सेकेंड में आते हैं A नंबर 4, A मतलब फैमिली, और ये तो थर्ड है मसीडी, ये भी गलत हो गया। अब हम CD पे आते हैं, तो CD में हम देख रहे हैं कि A मतलब कि फैमिली जो है दोनों करेक्ट बता रहा है, मसीडी, राइट।
अब हम आते हैं बी नंबर, मतलब कि ऑर्डर। तो ऑर्डर तो हमारा डिप्टेरा है, यानी कि बी का 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो बी का 2 दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा अभी फ़िलहाल गलत हो रहा है। हम चलते हैं डी पे यहाँ तक तो सही हो गया, बी का 1 आ गया। अब आते हैं सी का 4, यानी क्लास जो है मेरा वो 4th यानी कि इंसेक्टा होना चाहिए, वो भी सही है। और डी फाइलम यानी कि ऑर्थ्रोपोडा होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे 100% आंसर जो हो गया वो डी नंबर हो गया स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे भी हमने मार्क्स को गेन किया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन को समझना और उसके आंसर पे जंप करना चाहिए। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना है, बस सोचना है कि इनकरेक्ट, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। हम जब भी क्वेश्चन देखते हैं हम करेक्ट खोजने लगते हैं, नहीं ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये देना है, इनकरेक्ट। बॉटेनिकल गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, वेरी गुड, राइट आंसर, ये तो सही है। सेकेंड, हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है। हर्बेरियम में ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व मटेरियल होते हैं। हमारा जो एक वीडियो था वो हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन इन्हीं पे था, यानी टैक्सोनॉमिकल एड्स पे, उसको देखिएगा, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये भी सही है। फोर्थ देखते हैं, ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया, यानी कि मेरा आंसर जो है वो यही हो गया कि म्यूज़ियम जो है वो कलेक्शन नहीं है, फोटोग्राफ और एनिमल्स का नहीं है, फोटोग्राफ नहीं होता उसमें तो स्पेसिमेंस होते हैं, राइट। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे हो गया। फोर्थ में आते हैं, दिस एंटिटी इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड एज पर इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ढूंढना, ये मेंस का क्वेश्चन था और इसको हमें देखना है कि ये करेक्ट नेम दिया है कि नहीं दिया है। चलिए पहला देखते हैं, ई कोलाई, फुल नेम एंटामीबा कोलाई, ए कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। यहाँ तक तो बात सही है, बट दिस इज समथिंग, राइट। चलिए सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, फेलिस टिग्रिस, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो फेलिस टिग्रिस तो टाइगर का नाम नहीं होता, पैंथेरा टिग्रिस होता है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है, ये भी गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे कुछ गलत लगा, जैसे कि एंटामीबा तो होता नहीं है, ये इशरीशिया कोलाई होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड पे आते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ए प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये देखना होगा कि फोर्थ का जो सी नंबर है वो सही लग रहा है, साइंटिफिकली करेक्टेड पॉइंट, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम तब तक येलो कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर को बता रहा है। और उसके बाद है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉइंट रॉन्ग है, जो बता रहा है कि मस्का डोमेस्टिका हाउस लिजार्ड, नहीं, ये रेप्टाइल तो सही है कि हाँ हाउस लिजार्ड रेप्टाइल होता है, बट मस्का डोमेस्टिका इज हाउस फ्लाई, इट इज़ नॉट हाउस लिजार्ड। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में कुछ गलतियाँ मिल गई, ठीक है, और गिर फॉरेस्ट भी रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आता है, फोर्थ का सी नंबर, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ए प्रोटोजोअन
पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ये सिमिलर सोलेनेसी फैमिली से आते हैं, तो इनका मैक्सिमम कैरेक्टर जो है वो फैमिली तक मिलता है। ठीक है, 6th में है दिस एनिमल इज This animal is correctly matched with its particular taxonomic categories. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस एनिमल इज करेक्टली मैच्ड, तो हाउस फ्लाई, मस्का ऑर्डर, ठीक है, ह्यूमन प्राइमाटा फैमिली, चलो ठीक है, कटल फिश मोलुस्का क्लास, ठीक है, और टाइगर टिग्रिस स्पीशीज, ठीक है, राइट। यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देंगे स्टूडेंट कि मोलुस्का जो है वो क्लास नहीं है, वो फाइलम होता है, प्राइमाटा जो है वो ऑर्डर होगा, फैमिली नहीं है, और मस्का जो है वो जीनस है, ऑर्डर नहीं है, राइट। तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, जबकि टिग्रिस जो है स्टूडेंट वो यहाँ पर स्पीशीज है, तो टाइगर जो है वो टिग्रिस स्पीशीज से बिलोंग करता, तो ये यहाँ पे करेक्ट मैच है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं कि दिस आस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है कि इसमें से एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग का। फर्स्ट है इंक्रीज इन मास बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सरफेस एज वेल एज इंटरनली। नहीं, लिविंग में कभी भी इंटरनली तो होगा बट एक्सटर्नली एक्यूमुलेशन नहीं होता है मास का, तो ये तो नहीं लग रहा है करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, यानी कि हम इन्वायरमेंट को परसेप्ट कर सकते हैं कि क्या है, यानी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में जो है वो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड वनली, ये भी रॉन्ग है। इंक्रीज इन मास जो है वो आउटसाइड से सिर्फ नॉन लिविंग में होता है, लिविंग में नहीं होता, ठीक है। इंक्रीज इन मास जो है वो लिविंग में नहीं हो सकता बाहर से, तो ये भी करेक्ट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, तो ये भी लिविंग का कैरेक्टर नहीं है, तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली जो बात है ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, तो ये आंसर यहाँ पर सही लग रहा है। 8th पे आते हैं स्पीशीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीशीज क्या है, फर्स्ट रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, चलो सही है। artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute term, wrong, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। real basic classification unit, real basic unit of classification, ये सही है। none of these, ये गलत है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एंड थर्ड तो सही लग रहा है, बट यहाँ पे ये लगा दिया कि डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, और यहाँ पे सिर्फ लिखा है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो थोड़ा सा हम ऑप्शन पे जब ध्यान देंगे तो हमें करेक्ट आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, और वो है सी नंबर। 9th है बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, जो बायोसिस्टमैटिक है यानी सिस्टमैटिक के बारे में ही पूछ रहा है स्टूडेंट, इसको कुछ अलग मत समझिएगा, सिस्टमैटिक कहिए या बायोसिस्टमैटिक कहिए, दोनों हो सकते हैं एक ही वर्ड, ठीक है। तो बायोसिस्टमैटिक के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है, तो द फर्स्ट है ऑप्शन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी on the totality of various parameters from
ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। ठीक है, ये तो सही है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एक वर्ड यहाँ पे हमें मिला जो अलग है थोड़ा। ठीक है, सेकेंड है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर, जो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, इतना सिंपल नहीं है सिस्टमैटिक। ठीक है, फोर्थ है डीलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। नहीं, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ various parameters from all fields of studies। क्योंकि सिस्टमैटिक कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये काफ़ी ब्रॉड रेंज का स्टडी है जिसका ऑप्शन ए नंबर आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, लेवल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट आंसर। ठीक है, कि हर्बेरियम शीट पे कौन सा बात नहीं लिखा रहता है, नॉट कैरी। तो नेम ऑफ द कलेक्टर तो होता है, लोकल नेम भी होता है, डेट ऑफ कलेक्शन भी होता है, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता। क्योंकि अगर हम पता लगा रहे हैं उसमें हर्बेरियम शीट में, तो हमें क्या पता कि उसका हाइट क्या होगा, तो ये हो जाएगा। 11th नंबर में मैच द कॉलम है स्टूडेंट, जहाँ पे हर्बेरियम है। हर्बेरियम के बारे में क्या पूछा जा रहा है, तो it is a place having collection of preserved plant and animal, a list that enumerate methodological all the species. It is a place where dried and pressed। ठीक है, जैसे ही हमें ऑप्शन में मिला dried and pressed, हर्बेरियम का ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड नंबर है की। ठीक है, तो की क्या है, की के बारे में पूछ रहा है कि इट इज़ अ प्लेस, नहीं, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेथोडोलॉजिकल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, अ बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट देयर अल्टरनेटिव विच आर यूजफुल। राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया की के लिए। थर्ड आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या है, तो म्यूज़ियम जो है स्टूडेंट, वो अगर हम देखें, हम अलग अलग कलर इसलिए मैच कर रहे हैं ताकि आपको ऑप्शन ऐसे ही ध्यान में आ जाए। म्यूजियम क्या है, इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल, नाम से ही स्पष्ट है म्यूजियम। तो लास्ट मेरे पास क्या बच गया, कैटालॉग। राइट, कैटालॉग क्या है, तो कैटालॉग है a list that enumerates methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। तो यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया, यानी 1 का 3 नंबर। तो हम देखते हैं 1 का 3 नंबर, तो दो ऑप्शन मेरा बी और डी दोनों जा रहा है। चलिए 2 देखते हैं, तो 2 का मेरा 4 होना चाहिए, फिर दोनों जा रहा है, नहीं, बी में 2 का 4, यानी 2 का 4। तो मेरा ऑप्शन आंसर जो होना चाहिए स्टूडेंट, वो होना चाहिए डी नंबर। ठीक है, डी मेरा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 1 हो गया और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। राइट, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर, 12 नंबर पे आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट बोटानिकल गार्डन सेक्रेड ग्रुप्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन में हैं, बट सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन को दिखाते हैं एक्सेप्ट कोई एक के। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, मतलब कि बाहर में अगर हम किसी को कंजर्व करते हैं, किसी का हैबिटेट कुछ है लेकिन हम उन्हें कहीं और कंजर्व करके रख रहे हैं, तो वो कहलाता है एक्स सीटू। और किसी चीज़ को जहाँ पे वो है वहीं पे उसको कंजर्व कर रहे हैं, वो कहलाता है इन सीटू। तो पहला है बोटानिकल गार्डन,
नहीं, ये तो हम अपने चॉइस से बनाते हैं, यानी अलग अलग चीज़ों को लाके यहाँ पे लगाते हैं और कंजर्व करते, तो ये XC2 है। सैक्रेड ग्रूव, अभी इस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क यानी कि जूलॉजिकल पार्क्स, तो जूलॉजिकल पार्क्स में भी हम अलग अलग जगह से एनिमल्स को लाते हैं और उनको स्टोर करते हैं। और लास्ट है सीड बैंक। सीड बैंक में भी हम, एक बैंक है जिसमें हम अलग अलग जगह के सीड्स को कंजर्व करते हैं। तो ये तीनों XC2 है। बट सैक्रेड ग्रूव, सैक्रेड ग्रूव क्या है? सैक्रेड ग्रूव का मतलब हुआ कि कोई ऐसा जगह, पवित्र स्थान जहाँ पे कोई बड़े पेड़ या पेड़ के किसी टुकड़ा या कोई बड़ा पेड़ का जड़ है या उसका कोई पार्ट है जिसका पूजा किया जाता हो रिलीजियस पर्पस से, उनको आज भी बचा के रखा गया होगा बहुत सालों से। जैसे हम लोगों के यहाँ बरगद के पेड़ की पूजा होती है तो वो कितना पुराना हो जाता है, लेकिन उसको वहीं के वहीं स्टोर करके जैसा का तैसा उसको बचा के रखा जाता है, हर साल उसकी पूजा की जाती है। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन। तो सैक्रेड ग्रूव वही पवित्र स्थान है जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में उसकी पूजा करके उसे स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट, तो ये कहलाता है हमारा सैक्रेड ग्रूव। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन का एक पार्ट हो गया। इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा कि हमने 12 कम्प्लीटली 12 आंसर्स किए। न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे इसे, ऑब्जेक्टिव आंसर कहेंगे, जिसे हमने किया। और उसके बाद हमने टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व किए NCERT के। तो हमने अपने चैप्टर को पूरी तरह से निचोड़ दिया, आंसर को तैयार कर लिया। अब हम बिल्कुल तैयार हैं अपने सेकेंड चैप्टर के लिए, राइट? तो अब वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स biological classification, which is second chapter of class 11, right student? From here till then, goodbye, take care and live happily.